हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अमर ट्यूशन क्लासेस। आज मैं आपको जो हमारा चैप्टर 4 है बैंकिंग एंड मॉनेटरी पॉलिसी, उसका क्वेश्चन नंबर 15 करवाऊंगा। लास्ट लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 14 तक कंप्लीट किया था। सो नाउ क्वेश्चन नंबर 15, लिस्ट डाउन द क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव टूल्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। अब ये जो हमारा चैप्टर है ये है बैंकिंग एंड मॉनेटरी पॉलिसी। सो यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 14 तक हमने बैंकिंग रिलेटेड सारे पॉइंट्स किए। अब हम मॉनेटरी पॉलिसी रिलेटेड सारे पॉइंट्स करेंगे। सो क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव मेजर्स कौन से होते हैं मॉनेटरी पॉलिसी के, वो देखेंगे। टूल्स कौन से होते हैं। In economic theory, monetary policy is the policy which regulates the demand for money and supply of money in the economy. अंडरलाइन कर दीजिए यहाँ पर, हमारे मार्केट में मनी का डिमांड कितना है और मनी का सप्लाई कितना है, वो जो रेगुलेट किया जाता है उस पॉलिसी को मॉनेटरी पॉलिसी बोलते हैं। It is essential to regulate these as an imbalance between demand for money and supply of money can result in inflation or deflation, can impact the value of Indian currency and destabilize the economy। देखिए, मनी का जो डिमांड और सप्लाई है ना, अगर वो कंट्रोल किया जाए तो इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन कंट्रोल हो सकता है। इन्फ्लेशन मीन्स महंगाई, इन्फ्लेशन कंट्रोल हो सकता है। और यही कैन इम्पैक्ट, क्या दिया हुआ है, कैन इम्पैक्ट द वैल्यू ऑफ इंडियन करेंसी, और यही इम्पैक्ट करेगा हमारी इंडियन करेंसी की वैल्यू पर। वो वैल्यू अगेंस्ट डॉलर देखी जाती है। हैंस मॉनेटरी पॉलिसी इज ऑल्सो नॉन एज वन ऑफ द स्टेबलाइजेशन पॉलिसीज। मॉनेटरी पॉलिसी को क्या बोलते हैं? स्टेबलाइजेशन पॉलिसी बोलते हैं। इन अर्लियर टाइम्स the purpose of monetary policy in India was more to regulate the volume of money, value of money and nature of money। ये तीनों पॉइंट्स देखे जाते हैं, वॉल्यूम, वैल्यू एंड नेचर ऑफ मनी। इन द प्रेजेंट टाइम्स द मॉनेटरी पॉलिसी इज यूज्ड मोर फॉर क्रेडिट क्रिएशन। पहले हम वैल्यू, वॉल्यूम और नेचर देखते थे, आज हम क्रेडिट क्रिएशन भी देखते हैं। अब ये जो यहाँ पर आप वर्ड्स देख रहे हैं ऐसे इटालिक लिखे हुए हैं, मैं यहाँ से लेकर नीचे तक लेता हूँ, ये सारे हमारे ऊपर पॉइंट्स कवर हो चुके हैं, ये ऑलरेडी हम करके आए हैं। सो नाउ आगे कंटिन्यू करेंगे। इंस्ट्रूमेंट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, ये आप रीड कर लीजिए, ये आप इंडिविजुअली रीड कर दीजिए, ये ऑलरेडी हमारा कवर हो गया है। Now, instrument of monetary policy. The important instruments of monetary policy can be explained as A. Quantitative measures, जिसे हम general measures कहते हैं, and B. Qualitative measures, जिसे हम measures of credit control कहते हैं। Now, quantitative measures कौन से होते हैं? जो general measures होते हैं, जिसमें हम पैसों की क्वांटिटी को मेज़र करते हैं। सो क्या मेज़र करते हैं हम उसमें, वो देखिए। फर्स्ट हम मेज़र करते हैं बैंक रेट, सेकंड रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट। ये रिजर्व रेपो रेट नहीं है, रिवर्स रेपो रेट है। मैं यहाँ पर करेक्शन कर रहा हूँ, ये यहाँ पर मिस्टेकन जो टाइप हो गया है, रिजर्व रेपो रेट है, इसकी जगह आपको रिवर्स करना है। सो रिवर्स रेपो रेट। करेक्शन कर लीजिएगा आप, REVERSE, रिजर्व लिख दिया था, रिवर्स होता है। रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट। आगे भी देख लेते हैं, एक मिनट, हो सकता है नेक्स्ट पॉइंट में भी मिस्टेक हो गई हो।
नहीं, यहाँ पर देखिए करेक्ट लिखा हुआ है। जब ये पॉइंट एक्सप्लेन किया है वहाँ पर रिवर्स करेक्ट लिखा हुआ है, ऊपर जो हेडिंग्स हैं उसमें मिस्टेक हो गई है। ठीक है। थर्ड, स्टेबलाइजेशन अंडर एमरजेंसी सिचुएशन। फोर्थ, CRR कैश रिजर्व रेशियो। फिफ्थ, SLR स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। सिक्स्थ, OMO open market operations. And seventh, sterilization of RBI accounts against shock arising from excessive increase or decrease in amount of foreign exchange. ये सारे क्वांटिटेटिव मेजर्स थे। नाउ क्वालिटेटिव मेजर्स। क्वालिटेटिव मेजर्स ऑफ क्रेडिट कंट्रोल। सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट, margin requirement, ceiling on credit and discriminatory interest rate, ये चारों पॉइंट्स हम देखेंगे। सो ये क्वांटिटेटिव मेजर्स हैं और ये क्वालिटेटिव मेजर्स हैं। यहाँ पर हमने सिर्फ हेडिंग्स देखे। क्वेश्चन नंबर 16 में देखिए क्या दिया हुआ है, एक्सप्लेन क्वांटिटेटिव मेजर्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी इन डिटेल। इन डिटेल समझेंगे क्वांटिटेटिव मेजर्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। मीन्स ये जो 7 पॉइंट्स हैं, इन 7 पॉइंट्स को हम डिटेल में समझेंगे। ये देखिए हर एक पॉइंट आपको कितना डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है। लेंदी क्वेश्चन है थोड़ा, बट ये हर एक पॉइंट आपको यहाँ पर डिटेल में बताई गई है। सो आइए क्वेश्चन को डिटेल में समझते हैं। Quantitative measures means general measures. The quantitative measures are aimed at impacting the entire economy in a general or common way, and hence these are also called general measures. ये जो हैं पूरी इम्पैक्ट करते हैं पूरी इकनॉमी को, इसलिए इसे जनरल मेजर्स कहा जाता है। नाउ फर्स्ट इज बैंक रेट। ना क्या होता है ये बैंक रेट? आपने न्यूज़ में भी सुना होगा कि बैंक रेट इंक्रीज़ हो गया, डिक्रीज़ हो गया। क्या होता है ये बैंक रेट? आइए समझते हैं। फर्स्ट, बैंक रेट। व्हेन कमर्शियल बैंक्स हैव शॉर्टेज ऑफ फंड्स दे बोरो फ्रॉम RBI। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर बैंक्स को फंड्स की शॉर्टेज होती है तो RBI से बोरो करते हैं। द रेट एट विच RBI lends to the commercial banks for long term is called bank rate। अगर RBI लॉन्ग टर्म के लिए पैसा कमर्शियल बैंक्स को देता है, वर्ड को ध्यान रखना, अंडरलाइन कर देना, लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म के लिए अगर RBI पैसा बैंक्स को देता है तो जिस रेट पे देता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करता है, उसे बैंक रेट कहा जाता है। इफ द बैंक रेट इज इंक्रीज्ड, commercial bank will borrow less as it is expensive to borrow। अगर RBI बैंक रेट इंक्रीज कर देगी, इंटरेस्ट रेट महंगा हो जाएगा, समझो ब्याज महंगा हो जाएगा, तो बैंक्स क्या करेंगे? कम से कम अमाउंट बोरो करेंगे, क्योंकि बोरो करना एक्सपेंसिव हो जाएगा। When they borrow lesser amount and at higher rate, they give lesser amount of loan and at higher rate to the general public, and when people get fewer loans, their demand for certain goods and services falls। अब ध्यान से समझना इस पॉइंट को। RBI ने क्या कर दिया? RBI बैंक को पैसा देती है, लोन देती है। मीन्स आपको और मुझे लोन चाहिए तो हम बैंक के पास जाते हैं, और बैंक को पैसों की ज़रूरत होती है या लोन चाहिए तो RBI के पास जाते हैं। अब RBI ने क्या कर दिया? सबका रेट जो है बैंक रेट बढ़ा दिया, इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया, तो हमारे जो बैंक्स RBI के पास जाते हैं वो कम अमाउंट बोरो करेंगे। अब कम अमाउंट बोरो किया है, सेम जब हम बैंक के पास जाएंगे तो हम भी यही करेंगे, क्योंकि RBI ने रेट बढ़ा दिया तो हमारे बैंक्स भी रेट बढ़ा देंगे। अगर हमारे बैंक्स लोन रेट बढ़ा देंगे तो फिर हमें इंटरेस्ट बहुत सारा देना पड़ेगा। अगर ज़्यादा इंटरेस्ट पे पैसे मिलेंगे तो हम अपनी डिमांड रिड्यूस कर देंगे।
सपोज़ करो मुझे कार लेनी है और मैं कार की पर मंथ 5000 EMI पे कर सकता हूँ, लेकिन RBI ने रेट बढ़ा दिया। RBI ने बढ़ा दिया तो मेरी बैंक ने भी रेट बढ़ा दिया। अब इंटरेस्ट रेट बढ़ गया तो अब मुझे 6000 या 7000 EMI देनी पड़ेगी। तो मैं कार परचेज़ करना अवॉइड करूँगा, पोस्टपोन करूँगा, डिले करूँगा, क्योंकि मैं सिर्फ 5000 ही पे कर सकता हूँ कार के लिए EMI लोन का जो रीपेमेंट होता है, और 6 या 7000 हो जाएगा तो मैं कार ही नहीं परचेज़ करूँगा। ठीक है। सो जब भी RBI बैंक रेट बढ़ाती है, हमारी बैंक्स भी बैंक रेट बढ़ा देती है, और उसकी वजह से पब्लिक के पास जो पैसा आता है वो हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ आता है, इसलिए पब्लिक की डिमांड्स अपने आप कम हो जाती हैं। On the whole, there is lesser creation of money, lower demand for goods and lower circulation of money in the economy. जो गुड्स की डिमांड है वो लोअर हो जाएगी। When the economy is under the grip of inflation, bank rate increase to the control inflation. जब भी इन्फ्लेशन हो रहा होता है मार्केट में तो बैंक रेट इंक्रीज कर देती है उस इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। When supply of money is higher than the demand for money, there is inflation. अंडरलाइन कर दीजिए, अगर मनी का सप्लाई ज़्यादा होगा डिमांड से तो वो इन्फ्लेशन क्रिएट करेगा। And hence reducing money supply helps in reducing inflation. And if supply of money is lower than the demand for money, there is depression. मनी का जितना सप्लाई चाहिए उतना नहीं होगा, लोअर हो जाएगा तो वो डिप्रेशन आ जाएगा। डिप्रेशन मीन्स मंदी आ जाएगी। द पॉलिसी ऑफ कीपिंग द बैंक रेट वेरी लो इज कॉल्ड द चीप मनी पॉलिसी, and the policy of keeping the bank rate very high is called the dear money policy. जब भी बैंक रेट सस्ता हो जाता है तो इसे चीप मनी पॉलिसी कहते हैं, और बैंक रेट हाई हो जाता है तो डियर मनी पॉलिसी कहते हैं। RBI has stopped using bank rate as an instrument to regulate money supply since last few years and is using repo rate and reverse repo rate instead. अब RBI ने क्या कर दिया है, RBI ने बैंक रेट को यूज़ करना स्टॉप कर दिया है। अब RBI यूज़ करती है रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट। ध्यान से समझना, बहुत ही इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट। बैंक रेट इज़ अ रेट फॉर लॉन्ग टर्म and hence cannot be changed in the very short period, while repo rate and reverse repo rate can be related in very short periods also, and thus they help to regulate money supply in the short term. बैंक रेट होता है ना वो लॉन्ग टर्म के लिए होता है, लेकिन ये रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट शॉर्ट टर्म के लिए होता है। सो आइए इन डिटेल समझते हैं कि रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, किसे कहते हैं रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट। When commercial banks need funds for very short period, that means sometimes for 1 day, 7 days, 15 days, etc., they sell some securities which are held by them to RBI with a repurchase agreement at a particular rate. This rate is called repo rate. जब भी बैंक्स को पैसों की ज़रूरत होती है तो वो अपने पास जो रखी हुई सिक्योरिटीज़ हैं वो RBI को सेल कर देती हैं विथ एग्रीमेंट रीबाय करने के लिए, मीन्स अपनी सिक्योरिटीज़ को गिरवी रखती हैं और RBI से पैसा बोरो किया जाता है। बैंक पैसा RBI से बोरो करती है, वो 1 दिन के लिए हो सकता है, 7 दिन के लिए हो सकता है, 15 दिन के लिए, इसे शॉर्ट टर्म कहा जाता है। The word repo is used for the term repurchase rate. रेपो टर्म यूज़ किया जाता है रीपरचेज के लिए। बैंक सेल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज टू RBI in order to raise money for a very short term with a condition to repurchase them at some discount. Such discounting rate is repurchase rate or repo rate. बैंक जब पैसा बोरो करती है RBI से तो RBI जो भी रेट चार्ज करते हैं उसे रेपो रेट कहा जाता है।
उसे रेपो रेट कहा जाता है। यहाँ पर ध्यान से समझो, देखो यहाँ लिखा हुआ है रेपो रेट और यहाँ पर लिखा हुआ है रिवर्स रेपो रेट। रेपो रेट का मतलब होगा कि अगर बैंक आरबीआई से पैसा बोरो करती है तो 6.5% उसे देना पड़ेगा। मीन्स जो बैंक है वो आरबीआई को इंटरेस्ट देगी। रिवर्स रेपो रेट का मतलब होता है कि जब बैंक के पास एक्सेस पैसा होता है तो वो आरबीआई को देती है, दैट मीन्स आरबीआई बोरो कर रही है, और इस कंडीशन में आरबीआई उन्हें 5.5% रिवर्स रेपो रेट देती है। दैट मीन्स आरबीआई 5.5% इंटरेस्ट बैंक को देती है। सो इसे कहते हैं रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट। In the event of inflation, central bank increase repo rate as this act as a disincentive for bank to borrow from the central bank. अगर रेपो रेट इंक्रीज हो जाएगा तो बैंक कम पैसा बोरो करेगी। Subsequently, they lend to the general public at higher rate and ultimately people borrow less. अब यहाँ पर क्या होगा कि अगर आरबीआई ने रेट बढ़ा दिया तो बैंक्स रेट बढ़ाएंगी, बैंक्स रेट बढ़ाएंगी तो लोग कम पैसा बोरो करेंगे, तो यहाँ पर क्या होगा, सप्लाई जो होगा वो कम हो जाएगा। रिवर्स रेपो रेट इज एग्जैक्टली ऑपोजिट टू रेपो रेट, दैट इज आरबीआई सेल सिक्योरिटीज एंड कमर्शियल बैंक्स बाय देम। कमर्शियल बैंक्स बाय देम, BUY कर दो यहाँ पर, बाय देम। रिवर्स रेपो रेट मीन्स द एग्रीड upon rate at which the RBI repurchase its securities from the commercial bank in the event when the RBI has to borrow short-term funds from the commercial bank. अब RBI को जब पैसों की ज़रूरत होती है तो RBI इन बैंक से बोरो करते हैं और उसके सामने जो RBI इंटरेस्ट देती है उसे रिवर्स रेपो रेट कहा जाता है। An increase in reverse repo rate means that commercial bank will get more incentives to park their funds with the RBI by lending more to RBI. कमर्शियल बैंक के पास अगर एक्स्ट्रा पैसा होता है तो वो आरबीआई को देते हैं और आरबीआई उसके सामने इन्हें इंटरेस्ट पे करती है, thereby decreasing their lending to general public and ultimately reducing the supply of money in the market and vice versa. कई बार बैंक्स क्या करती हैं, जनरल पब्लिक को जो लोन देना है या पैसा देना है या लैंडिंग करनी है वो कम करके आरबीआई को दे देते हैं। तो यहाँ पर अगर बैंक पैसा इंटरेस्ट पे ले रही है तो उसे इंटरेस्ट देना होगा आरबीआई को 6.5% से, और अगर आरबीआई बैंक से ले रही है तो आरबीआई 5.5% पर पैसा इंटरेस्ट पर लेगी। ये 2006, 10 एंड 16 के परसेंटेज हैं, और यहाँ पर देखिए आरबीआई का रेट हमेशा कम होता है। और ये कहाँ से लिया गया है, सोर्स देखिए तो ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की वेबसाइट से लिया गया है। थर्ड इज स्टेबलाइजेशन अंडर इमरजेंसी सिचुएशन। देयर इज अ स्पेशल विंडो फॉर बैंक्स टू बोरो फ्रॉम आरबीआई अगेंस्ट approved government securities in an emergency situation like an acute, that means rapid or quick cash shortage. आरबीआई के पास अलग से एक स्पेशल विंडो होता है बोरो करने के लिए बैंक्स के। बैंक वहाँ से बोरो कर सकते हैं अगर उन्हें इमरजेंसी में पैसों की ज़रूरत हो या कैश शॉर्टेज हो जाए तो। दिस रेट इज़ हायर देन रेपो रेट, यह रेपो रेट से भी हायर रेट होता है। इन 2015, this rate was 7%. This is called marginal standing facility. Marginal standing facility means emergency में जब भी पैसा चाहिए अर्जेंट में मिल जाता है, रैपिड मिल जाता है। Now fourth point is cash reserve ratio. कैश रिजर्व रेशियो समझेंगे किसे कहते हैं। कैश रिजर्व रेशियो under the RBI Act 1934, all commercial banks have to keep certain minimum cash reserve with the RBI. Initially, CRR was decided to be 5% of the demand deposits and 2% of time deposit.
जो RBI के रूल्स हैं उसके अकॉर्डिंग 5% ऑफ डिमांड डिपॉजिट एंड 2% ऑफ टाइम डिपॉजिट का CRR रखना ज़रूरी होता था बैंक्स के लिए। ये इनिशियली डिसाइड किया गया था पहले। इट वॉज वेरिएबल एज पर द रिक्वायरमेंट फेल्ट बाय द RBI अपने CRR को हमेशा चेंज करती रहती है, एवरी 6 मंथ्स या 12 मंथ्स ये चेंज हो जाता है। Since 1962, CRR is variable between 3% and 15% of the total deposit of the individual banks. हम जो पैसा बैंक में रखते हैं उसका 3 to 15% पैसा रिजर्व रखना होता है। CRR fulfills the need of a comfortable amount of cash reserve with the banking system in case many customers start withdrawing their deposits and banks have to provide cash against their deposits. अगर कभी भी कस्टमर पैसा विड्रॉ करे तो बैंक के पास सफिशेंट अमाउंट होना चाहिए विड्रॉ करने के लिए। Beside this is also used as an instrument of control instrument to control inflation. Beside this is also used as an instrument to control inflation. Inflation that means महंगाई को कंट्रोल करने के लिए इससे CRR को एज ए इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता है। When CRR is higher, commercial banks have lesser deposit money to create credit. अगर CRR हायर होगा मीन्स ज़्यादा पैसा अगर रिजर्व में रखना पड़ा तो बैंक कम पैसा लोन में दे पाएगी। Thus, they give fewer loans to people and hence money supply and inflation are curtailed. CRR is reduced in times of डिफ्लेशन एंड डिप्रेशन। डिफ्लेशन या डिप्रेशन के टाइम पर CRR की वैल्यू रिड्यूस की जा सकती है। नेक्स्ट इज पॉइंट नंबर 5, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, SLR जिसे कहते हैं शॉर्ट में। अपार्ट फ्रॉम एंड इन एडिशन टू CRR अंडर द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, all banks have to maintain equal to and not less than 25% of their total deposit, that means demand deposits and time deposit, in the form of cash, gold and unencumbered means not having burden approval securities. हर एक बैंक को जितनी भी अमाउंट डिपॉजिट हुई है उसका 25% या उससे ज़्यादा का एक अमाउंट अपने पास रिज़र्व रखना होता है। वो इन फॉर्म ऑफ कैश हो सकता है, गोल्ड हो सकता है या फिर अप्रूव्ड सिक्योरिटीज़ में हो सकता है। एज हायर SLR डाइवर्ट्स बैंक फंड्स फ्रॉम लोन्स एंड एडवांसेस टू अप्रूव्ड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ and helps to meet government expenditures, and on the other hand it reduces the capacity of banks to create loans and raise money supply by credit creation, and a lower SLR increase the capacity of banks to create loans and raise money supply by credit creation. अब ध्यान से समझना इस पॉइंट को। 25% अमाउंट कैश में या गोल्ड में रखना होता है या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में रखना होता है। इससे क्या होगा कि अगर उतना अमाउंट बैंक के पास नहीं है तो बैंक उतना कम अमाउंट लोन दे पाएगी। आपने 1 लाख रुपया बैंक में डिपॉजिट किया, बैंक ने 25,000 उसमें से SLR में डाल दिया, वो पैसा गवर्नमेंट के पास रहता है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स में यूज़ होता है, तो अब बैंक सिर्फ 75,000 ही लोन दे पाएगी। सो इफ़ SLR इज़ हायर पीपल गेट लेसर क्रेडिट एंड वाइस वर्सा, दैट मीन्स अगर SLR ज़्यादा हो गया तो लोगों को कम अमाउंट लोन पे मिलेगा, और अगर SLR कम हो गया तो ज़्यादा अमाउंट लोन मिल पाएगा। पॉइंट नंबर 6, ओपन मार्केट ऑपरेशंस, शॉर्ट में कहते हैं OMO। ओपन मार्केट ऑपरेशन रेफर टू सेल और purchase of government securities bonds by RBI in the open market। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को अगर सेल या परचेज करना हो तो वो RBI ओपन मार्केट में करती है। When the RBI purchase government bonds from the market, the supply of money in the economy rises। अगर RBI गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ या बॉन्ड्स को परचेज करेगी तो जो मार्केट में मनी सप्लाई होगा वो इंक्रीज़ हो जाएगा। देखो, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ या बॉन्ड्स होते क्या हैं?
जब भी गवर्नमेंट को पैसों की ज़रूरत होती है तो गवर्नमेंट पब्लिक से पैसा उधार लेती है, और जब आप गवर्नमेंट को पैसे उधार देते हो, सपोज़ करो आपके पास 10,000 पड़े थे, आपने गवर्नमेंट को दे दिया, तो गवर्नमेंट आपको एक सर्टिफिकेट देती है, वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ कहलाता है। वो पैसा आपको इंटरेस्ट के साथ वापस मिलेगा। अब अगर आपको पैसों की ज़रूरत है तो आरबीआई आपसे वो परचेज़ करने के लिए रेडी है। सो वो सर्टिफिकेट आप आरबीआई को दे दो, आरबीआई आपको पैसा दे देगी। सो ऐसे होगा क्या कि आपकी सिक्योरिटीज़ आरबीआई के पास चली जाएगी और आरबीआई का पैसा मार्केट में आ जाएगा, मीन्स आपके पास आ जाएगा। सो जब भी आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ परचेज करती है, मार्केट में जो पैसों का, मनी का जो सप्लाई है वो इंक्रीज़ हो जाता है। द सप्लाई ऑफ मनी इन द इकोनॉमी फॉल्स व्हेन आरबीआई सेल्स सच बॉन्ड्स इन द ओपन मार्केट। अगर आरबीआई ऐसे बॉन्ड सेल करेगी तो यहाँ पर मनी सप्लाई रिड्यूस हो जाएगा। सच ऑपरेशंस आर अंडरटेकन टू रेगुलेट इन्फ्लेशन एंड डिप्रेशन। दिस इंस्ट्रूमेंट वॉज नॉट यूज्ड इन इंडिया प्रायर टू 1991। 1991 से पहले ये इंस्ट्रूमेंट यूज़ नहीं होता था, लेकिन अब यूज़ होता है। 7th पॉइंट थोड़ा लेंदी क्वेश्चन था। Sterilization of RBI accounts against shocks arising from excessive increase or decrease in amount of foreign exchange. When there is excessive inflow of foreign exchange in India owing to trade and foreign investment, the RBI indulges in open market sales of government securities equal to the amount of inflow of foreign exchange. कई बार ऐसा होता है कि फॉरेन एक्सचेंज इंडिया में ज़्यादा आ जाता है। ज़्यादा आने से क्या होता है, बाहर के लोग आते हैं इंडिया में पैसा इन्वेस्ट करने। अब बाहर का इन्वेस्टमेंट इंडिया में आएगा तो फॉरेन करेंसी में आएगा। सो ऐसे में इंडिया में फॉरेन करेंसी इंक्रीज़ हो जाती है। सो जितना फॉरेन करेंसी इंक्रीज़ होता है, आरबीआई उतने ही सिक्योरिटीज़ जो हैं वो सेल कर देती है। दिस इज डन टू कीप इट्स बैलेंस शीट अनचेंज्ड ओइंग टू एक्सेसिव फॉरेन एक्सचेंज, दस स्टेरिलाइज इट्स बैलेंस शीट अगेंस्ट एक्सटर्नल शॉक्स। ये एक्सटर्नल शॉक्स जो हैं ये एक्सेस फॉरेन एक्सचेंज आने या जाने की वजह से होते हैं। समझो बहुत ज़्यादा पैसा फॉरेन एक्सचेंज में आ गया, ध्यान से समझना इस पॉइंट को। सपोज़ करो कि मैं एक फॉरेन इन्वेस्टर हूँ, मैं बाहर से बहुत बड़ी अमाउंट लेकर आया हूँ इंडिया में इन्वेस्ट करने के लिए, तो मैं आरबीआई को फॉरेन करेंसी दूंगा, डॉलर्स दूंगा, तो उसके सामने मुझे रुपीस चाहिए, और आरबीआई के पास रुपीस नहीं होंगे तो आरबीआई कहाँ से देगी। तो आरबीआई क्या करेगी कि जितना फॉरेन एक्सचेंज आता है उतनी सिक्योरिटी सेल कर देती है। तो सिक्योरिटी सेल होने से आरबीआई के पास पैसा आ जाता है और वो पैसा फिर डॉलर्स के सामने पेमेंट किया जाता है। It buys government bonds if there is excessive outflow of foreign exchange. सेम इसका रिवर्स होता है, अगर ज़्यादा आउटफ्लो होता है तो गवर्नमेंट बॉन्ड्स बाय कर लेती है। सो स्टूडेंट्स, ये हमने क्वेश्चन नंबर 16 कवर किया। थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन था जिसमें हमने क्वांटिटेटिव मेजर्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसीज़ को इन डिटेल में समझा, जिसमें क्वांटिटेटिव मेजर्स में ये 7 पॉइंट्स थे, 7 के 7 पॉइंट्स हमने समझे। सो ये क्वेश्चन हम यहाँ पर ही कंप्लीट कर रहे हैं, साथ में मैं ये लेक्चर भी कंप्लीट कर रहा हूँ। नेक्स्ट लेक्चर क्वेश्चन नंबर 17 होगा, क्वेश्चन नंबर 17, 18 एंड 19, देन आपका ये चैप्टर पूरा हो जाएगा। सो ये लेक्चर यहाँ पूरा कर रहा हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन नंबर 17 के साथ।